ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज से वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन का वन शॉट। ठीक है, आई थिंक 2 से 1.5-2 घंटे का वीडियो होने वाला है ये। ठीक है, इसमें हम लोग सारे के सारे हेलो एल्केन हेलो एरीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेमिंग रिएक्शन, और उसके बाद जाकर के हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। सवाल ही सवाल सीरीज भी चल रही है और सवाल ही सवाल सीरीज में तुम्हें सारे के सारे PYQs मिल जाएंगे। इस चैप्टर के भी अपलोड हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। और यहाँ पर अगर तुमने सीक्वेंसली वन शॉट किया है, देन उसके बाद सवाल सवाल सीरीज किए हैं, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट कन्वर्जन किए हैं, एंड देन उसके बाद नेमिंग रिएक्शन किए हैं, यू आर डन विद द चैप्टर। ठीक है, तो कैसे फॉलो करना है इसको, उसके लिए मैं एक स्लाइड लेकर के बता दे रहा हूँ तुम्हें। सिंपल सी बात है, अगर अगर तुम प्रिपेयर करना चाह रहे हो बोर्ड के लिए बहुत अच्छा हेलो एल्केन हेलो एरीन को, तो कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा तुम्हें। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एरीन्स, ये हमारा चैप्टर है। इसमें तुम्हें प्रिपेयर करने का तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले फुल चैप्टर का वन शॉट देखो, वन शॉट, जो कि ये तुम्हारा हेलो एल्केन हेलो एरीन ऑलरेडी चल रहा है। इस वन शॉट के बाद तुम्हें क्या करना है, सारे के सारे PYQs करने हैं, जो कि तुम्हें कहाँ मिलेंगे, सवाल ही सवाल सीरीज पे, सवाल ही सवाल सीरीज पे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थोड़े दिन बाद आ रही होगी। जो भी बच्चा अगर इस वन शॉट को फॉलो कर रहा होगा, वन शॉट के बाद सवाल ही सवाल सीरीज कर रहा होगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स कर रहा होगा, एंड उसके बाद नेमिंग रिएक्शन कर रहा होगा, तो आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ टू स्कोर 100% मार्क्स इन हेलो एल्केन हेलो एरीन। ठीक है, बट अगर किसी बच्चे को और मोटिवेशन चाहिए, और ज़्यादा अपने आप को अपलिफ्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आएंगे इसी चैनल पे। बट वो आ रही होगी जनवरी के आसपास में या फिर दिसंबर में। ठीक है, वहाँ पे हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लगाऊंगा, एंड पूरी की पूरी 1 घंटे की 1.5 घंटे की सीरीज में हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन की। बट वो फायदा तुम्हें सिर्फ जब ही होगा जब तुमने हेलो एल्केन हेलो एरीन का वन शॉट कर रखा होगा। तो पहले तुम्हें करने हैं वन शॉट, देन तुम्हें करने हैं PYQs, जहाँ से तुम्हें मिलेगा सवाल सवाल सीरीज पे। वन शॉट में तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, जो कि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें एज अ होमवर्क दे दिया करूंगा इसी पर्टिकुलर वीडियो में, और कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा, और वो 100% वो सवाल सीरीज में जो क्वेश्चन अनसॉल्व होंगे उसके सॉल्यूशन भी तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद तुम्हें सारे के सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स देख लेने हैं, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स देख लेने हैं। ठीक है, आफ्टर इंपॉर्टेंट कन्वर्जन तुम्हें क्या करना है, ये सारे के सारे कन्वर्जन के करने के बाद तुम्हें इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, हर चैप्टर की भी नेमिंग रिएक्शन आ रही होगी, और एक फुल लेंथ वीडियो होगा जिसमें सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शन में करा दूंगा। 12th वाले बच्चों के लिए वो फॉलो कर लेना, और अगर कोई नीट वाला बच्चा है तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो आ जाएगी फुल नेमिंग रिएक्शन की, उसे फॉलो कर सकते हो। फिलहाल हम लोग ये अल्फा बैच के लिए डिस्कस कर रहे हैं, और अल्फा बैच वाले बच्चे क्या कर सकते हो, तुम सबसे पहले इस वन शॉट को पूरा देखो, उसमें क्वेश्चन उन्हें प्रैक्टिस करो, PYQs सवाल सवाल सीरीज से लगाओ, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है ऑलरेडी, तुम वहाँ से जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो कि सवाल सीरीज पर हम लोग कैसे एक्सप्लोर करते हैं क्वेश्चंस को। उसके बाद इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, जो कि एक नई प्लेलिस्ट ऐड हो जाएगी चैनल पे ही, और इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, ये भी तुम यहाँ से कर सकते हो। आफ्टर डूइंग दीज ऑल द थिंग्स यू आर रेडी फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हेलो एल्केन हेलो एरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो NCERT के हिसाब से अगर चलें तो GOC मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन आर द 2 चैप्टर्स, जो कि स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हैं हमारे। उसके अलावा ये हमारे 11th के हैं। देन हेलो एल्केन हेलो एरीन, जिसको एल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड भी कहते हैं, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये सारे के सारे वन शॉट बहुत जल्दी ही तुम्हारे चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, तो तुम उसे वहां से फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन्स होते क्या है, बहुत बेसिक से वन शॉट है भाई, तो बहुत बेसिक से जिस बच्चे ने स्टार्ट वन शॉट से ही करना है, तो भाई तुम वन शॉट करके ही चले जाओ, तुम्हारा फुल नंबर आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन होते क्या है। देखो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एक हेलोजन एटम लगा होता है और एक अल्काइल एटम लगा होता है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये अल्काइल ग्रुप तुम्हारा लगा हुआ है और ये हेलोजन एटम लगा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम्स वो हमारा हेलोजन ग्रुप जो कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस तरीके का होता है, फिर कल बाहर INT वाला। ठीक है, तो वहां से तुम ये जाकर के देख सकते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हेलोजन ग्रुप्स क्या होते हैं। हेलोजन ग्रुप्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स
एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which attracts electron towards itself इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब ये जो X है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, किससे? अल्काइल ग्रुप से। तो अल्काइल ग्रुप कैसा हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो रहा होगा सर। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा, किसको? X को। X क्या है सर? हेलोजन है। हेलोजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखो, तो हेलो एल्केन्स वो सारे कंपाउंड होंगे जिनमें अल्काइल ग्रुप होगा और X ग्रुप होगा, और हेलोएरीन्स वैसे कंपाउंड होंगे जिसमें एक हेलोजन ग्रुप होगा, अरीन्स ग्रुप होगा। जिस भी बच्चे को अरीन्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है वो पीछे जाकर के पढ़ सकते हो। हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने अरीन्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, अल्काइल। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम लोग हेलोअरीन्स को देख रहे थे। हेलोअरीन्स वो सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक हेलोजन एटम होगा और एक अरीन एटम होगा। एग्जांपल यहाँ पर तुम्हारे पास है, ये अरीन था, बेंजीन रिंग को ही हम अरीन कह सकते हैं। सबसे अच्छी अरीन बेंजीन रिंग ही तो है। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दोगे एंड जब तुम उसके जगह पे एक क्लोरीन एटम या फिर एक एक्स एटम लगा दोगे तो वो हेलोअरीन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द हेलोएल्केन हेलोअरीन। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन वाला। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में H के जगह पे तुम X लगा दो तो तुम्हें अल्काइल हैलाइड मिल जाता है, हेलोएल्केन मिल जाता है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ बेसिक पॉइंट यार। इसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर दिस। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, देन है तुम्हारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में वही अरीन्स आएगी तुम्हारी, वहां पर भी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा कोई एक एक्स एटम, जिसकी वजह से तुम्हारे पास अराइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे रहा CH3 जिसमें हम लोगों ने HCl के साथ रिएक्शन करवाया था, मतलब H को Cl से डिस्प्लेस किया था, रिप्लेस किया था, जिसकी वजह से हमारे पास CH3 CH2 Cl बना, दैट इज इथाइल क्लोराइड। इस तरीके से बेंजीन में हम लोगों ने H को Br से रिमूव किया था तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन बना था। ठीक है, आगे आते हैं मोनोहैलो कंपाउंड्स क्या होते हैं। मोनोहैलो कंपाउंड्स में कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड को हम लोग दो तरीके का मोनोहैलो कंपाउंड होगा। ठीक है, मोनोहैलो मतलब एक हैलोजन लगा हुआ होगा उसमें। ठीक है, तो वो दो तरीके का होता है। ठीक है, पहला होता है जिसमें sp3CX बॉन्ड होगा और दूसरा होता है जिसमें sp2CX बॉन्ड होगा। sp3CX बॉन्ड मतलब क्या होता है? अल्काइल हैलाइड, जैसे RX जो है वो तुम्हारा sp3CX बॉन्ड है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो उसके लिए मैं एक शीट ऐड करके जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन को भी क्लियर कर दे रहा हूं यहाँ पर, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। देखो, हाइब्रिडाइजेशन में अगर तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं मैं, तो फिलहाल के लिए इन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड अगर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में इफ यू नीड टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, तो उसको निकालने का तरीका एकदम सिंपल है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या कह रहे हैं सर? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब किसी बच्चे को अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं पता है तो यार उतना डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को ऐसा कह सकते हो सिंगल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक कार्बन है और हमारे पास एक कंपाउंड है CH4 लेट्स से, और हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 लेट्स से। ठीक है, ये तो जैसे CH3 को हटा दो, यहाँ पे एक कंपाउंड है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेट्स से। ठीक है, तो इसे दो ऐसे लिख देते हैं, CH और H डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर भी H, मतलब यहाँ पर ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड है एक। ठीक है, अब एक और कंपाउंड ले लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपाउंड हो गया। इस कंपाउंड में अगर हम लोग बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन इस क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो ये हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड में ये एक, किसी बच्चे को अगर पता है यार तो स्किप करके आगे जा सकते हो वीडियो में। 1 2 3 और ये 4, टोटल कितने बॉन्ड होंगे? 4 सर। 4 को तुम इस तरीके से, ये टेक्निक है, 4 को तुम इस तरीके से लिख लो। ठीक है, और तुम्हें पता है कि S में कितने डिब्बे होते हैं? 1। P में कितने डिब्बे होते हैं सर? 3। और डी में कितने डब्बे हो? डी का तो जिक्र ही नहीं आया, क्योंकि कार्बन जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है ही नहीं, उसमें डी ब्लॉक तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा डी का डिस्कशन खत्म। हट भैया हट जा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट डिब्बा होगा, मतलब जो फर्स्ट ये होगा ऑर्बिटल जो पार्ट लेगा हाइब्रिडाइजेशन में, वो S वाला लेगा। और उसके बाद क्योंकि 3 डिब्बे और हैं तुम्हारे पास, मतलब 3 डिब्बे और पार्ट ले सकते हो तुम्हारे हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये P का X, ये P का Y, ये P का Z। ठीक है, तो मतलब 3 sp3, इस तरीके से इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। जब 4 के 4 बॉन्ड बने होंगे सिंगल बॉन्ड, 4 के 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बने होंगे किसके? कार्बन के, तो वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी? sp3। यहाँ पे देखो, जैसे एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड। ओहो, यहाँ पे ये नहीं है। हाँ, तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और 3 बॉन्ड। पाई बॉन्ड में देखो यार, जब ये होगा ऐसा तो ये एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई
एंड 1 सिग्मा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड है तुम्हारे पास तो फिर ये कितना होता है ये 2 पाई और 1 सिग्मा होता है, 2 पाई और 1 सिग्मा होता है, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो, ये प्रूव भी हो जाएगा कैसे सर। तो इस कार्बन की इक्विवेलेंसी निकालनी है तो कितनी हो गई 3 सर। कैसे 3 सर, एक यहाँ पर दिखाता हूँ, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये, तो 3 हो गई। 3 के लिए पहले डिब्बे को तुम हमेशा किसको देते हो, एस को देते हैं सर, एस, और दूसरा वाला पी एक्स पी वाई, तो मतलब सर sp2, राइट, sp2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने बताया ना डबल बॉन्ड में यहाँ पे कितना होता है तुम्हारे पास, 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 1 सिग्मा। हमें किसे कंसीडर करना है, बस 1 सिग्मा को, 1 सिग्मा और 2 सिग्मा। तो कितने बॉन्ड हो गए 2, तो कितने डिब्बे हो गए 2, कितने डिब्बे पार्ट लेंगे और हाइब्रिडेशन में 2 डिब्बे, तो पहला वाला एस हो गया, दूसरा वाला पी हो गया, तो ये बन गया sp, ठीक है, sp, ये बन गया तुम्हारा sp ओ भैया, और ये बन गया तुम्हारा sp2 ओ भैया, और ये बन गया तुम्हारा sp3, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये रहता है कि जो तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ कि वो भी आगे यूज आ सकती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसमें देखो सबसे ज्यादा एक्स कैरेक्टर यहाँ पर है, हमें पता होता है केमिकल बॉन्डिंग अगर तुमने पढ़ा रखा हो तुम्हें पता है कि 50-50% होता है एसपी में, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एसपी होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन sp2 होता है एंड देन sp3 होता है। आई थिंक दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द चैप्टर। ये बताने का था नहीं लेकिन मैंने फिर भी बता दिया वन शॉट में ताकि तुम्हें एक एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है, जल्दी से इधर आ जाओ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया, मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनना होगा, एक इधर कार्बन लगेगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3X, मतलब CH3X को मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है CH3Cl, लेट्स से CH3Cl। तो ये जो तुम्हारे पास एग्जांपल मिल गया, ये तुम्हें किसका मिल गया, एक बढ़िया एग्जांपल मिल गया सर हमें इसका sp3CX बॉन्ड का। यहाँ पे देखो प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड दिया सर ने CH3CH2Cl, इसकी कितनी डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है सर, ये 1 डिग्री का है। मैंने मेंशन नहीं किया तो यहाँ पे कर देते हैं इसे मेंशन, दिस इज ऑफ 1 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाओ, ये देखो सेकंड डिग्री का है, ये तुम्हारे पास 2 डिग्री का मिल गया CH3CCl, यहाँ पर H है और ये CH3, तो मतलब 2 R से ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। तो हमारे पास जो कार्बन कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड है उसमें 3 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एंड सो ऑन, ठीक है। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा होगा ना, sp2 है, अभी मैंने बताया था ना sp2 कहाँ पे आती है डबल बॉन्ड में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। इसका पहला एग्जांपल है वेनाइलिक हैलाइड। वेनाइलिक हैलाइड में X जो होता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स के साथ में सामने में लगा होता है। जैसे जो तुम्हारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल अगर ये डबल बॉन्ड है ना, इसके साथ ही जुड़ा हुआ होगा X, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड साथ ही जुड़ा हुआ है X, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड साथ ही जुड़ा हुआ है X, तो इसको कहोगे वेनाइलिक हैलाइड। यहाँ पर भाई मेरी एक बात याद रखना, पूरी की पूरी कंजुगेशन नहीं आती है, अगर ये कुछ ऐसा होगा तो ये अराइल हैलाइड लगेगा, जो कि आगे डिस्कस करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो तुम उसे अराइल हैलाइड कह देना, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तुम उसे क्या कहोगे, अराइल हैलाइड। जब बेंजीन रिंग से अटैच्ड नहीं होगा डायरेक्टली तो उसे अराइल हैलाइड नहीं कहते हैं, ठीक है, याद रखना, उसे हम लोग कहते हैं वेनाइलिक हैलाइड, ठीक है। आ जाओ, अराइल हैलाइड भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसमें। अब यहाँ पर हम लोग चलो ये हाइब्रिडाइजेशन का ही पार्ट है। एक और होता है अलाइलिक हैलाइड। क्या होता है अलाइलिक हैलाइड? अलाइलिक हैलाइड में X जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बाउंडेड होता है नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पे X लगा हुआ, इसे तुम कहोगे कौन सा कार्बन, अलाइलिक कार्बन। और ये कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो होगा वो अलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अलाइलिक हैलाइड भी क्लियर होगा। देखो डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके बाजू वाले कार्बन पे X ग्रुप लगा हुआ होगा। क्या कह रहा हूं मैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसके बाजू वाले कार्बन पे X लगा होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे X लगा होगा, ठीक है। अलाइलिक ब्रोमाइड भी एक एग्जांपल है। अलाइल ब्रोमाइड, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद में एक कार्बन है उस पे लगा हुआ है ब्रोमीन, तो ये तुम्हारा हो जाएगा अलाइलिक ब्रोमाइड या फिर अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, तो एक बार तुम अलाइलिक हैलाइड भी देख सकते हो, एक बार तुम बेंजाइलिक हैलाइड भी देख सकते हो, एक बार तुम वेनाइलिक हैलाइड भी देख सकते हो, अराइल हैलाइड भी देख सकते हो। इनके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आगे लिए भी हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड। क्या है इसके बाद, बेंजाइलिक हैलाइड, कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बाउंडेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। मतलब नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग कहने का मतलब है एक तो बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पे एग्जांपल भी है CH2 देन Br, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन रिंग है उसके पास में कार्बन है, बेंजीन रिंग के बाद में एक कार्बन है उस पे लगा हुआ है हाइड्रोजन ग्रुप, दैट इज कॉल्ड अ बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है।
आ जाओ आगे। सवाल ये रहा, ये देखो 2017 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे पास है, मैंने इसका सोल्यूशन भी लगा दिया, देखो बहुत प्यारा सा सोल्यूशन है, मैंने पीछे लिखा भी दिया है कि हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसे कहते हैं हम लोग एल्लाइलिक हैलाइड। यहाँ पे था ना एल्लाइलिक हैलाइड, देखो जस्ट एल्लाइलिक हैलाइड डिस्कस किया था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे X लगा होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे X लगा होगा सर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे X लगा होगा। क्लियर? तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि विच वन अमंग द इज एल्लाइलिक हैलाइड, तो ये तो एल्लाइलिक हैलाइड नहीं है, ये कौन सा हैलाइड है, ये कौन सा हैलाइड है, जल्दी बताओ, ये है विनाइलिक हैलाइड। क्या है ये है विनाइलिक हैलाइड। सर ये विनाइलिक हैलाइड है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर फिर ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा बेटा अराइल हैलाइड, ये होगा बेटा अराइल हैलाइड। तो तुम्हें एक एक चीज क्लियर हो गई, यहाँ पे बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, अराइल हैलाइड क्या होता है, विनाइल हैलाइड क्या होता है, क्लियर है। अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन दैट इज C5H12 गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, ठीक है, सिर्फ एक और एक मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट देता है। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, हमें हाइड्रोकार्बन बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। देखो सिर्फ एक मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट देगा, मतलब एक बार क्लोरीन ऐड होगा, ठीक है, एक बार क्लोरीन ऐड होगा। देखो अगर ये कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं दैट इज नियोपेंटेन, इसमें अगर तुम इस पोजीशन पे लेट्स से इस पोजीशन पे क्लोरीन लगाओ, चाहे से इस पोजीशन, मतलब इन्होंने कहा है कि वो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। तो ये हाइड्रोकार्बन बन गया हमारा। इसके अलावा तुम कोई सा भी बना लो भाई मेरे, अगर तुमने ये बनाया है CH3 CH2 या CH2 रहने दो, मैं इसे बना ही देता हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए। अगर ये कंपाउंड है CH3 CH2 ये CH3, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे ये पूरी रिंग पूरी हो गई, और यहाँ पे हम लोग इसमें लगा देते हैं ये CH3। अब ये भी हमारे पास पेंटेन ही है, मतलब 5 कार्बन वाला ही हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, C5H12 है। लेकिन अगर तुम इसमें मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो एक बार क्लोरीन यहाँ पे ऐड होगा, ब्रो देखना आराम से, ठीक है, एक बार क्लोरीन यहाँ पर ऐड होगा और यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, वो एक आइसोमर्स होगा, यहाँ पे ऐड होगा तो दूसरा आइसोमर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐड होगा तो तीसरा आइसोमर बन रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल आइसोमर्स बन सकते हैं। इन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ वो एक मोनोक्लोरिनेशन होने पर एक ही आइसोमर देगा। देखो ओनली वन मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, सिर्फ एक मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट है इसमें, ठीक है। तो वो जब होगा, जब देखो यहाँ पे अगर तुमने क्लोरीन ऐड किया, चाहे से यहाँ करो, चाहे से यहाँ करो, चाहे से यहाँ करो, रहेगा तो एक ही कंपाउंड है ना भैया। CH3 मान लो यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, अगर यहाँ पे मैंने लगा दिया एक एग्जाम्पल, इसका आंसर एक लिख ही देता हूँ मैं, CH3 अप एंड CH3 डाउन एंड देन ये CH2 और Cl, राइट। अगर यही सेम कंपाउंड में इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ, यही सेम कंपाउंड ये भी हो जाएगा इधर, अगर मैंने लगा दिया होगा CH2Cl, तो भाई अगर देखो तो सेम ही तो है, सेम ही तो है, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। अगर इसी को मैं सिंपल ऐसे कर दूं कि भाई ऊपर में मैंने लगा दिया यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3 अनटच्ड, ठीक है, अनटच्ड, यहाँ पे CH2Cl हो गया। अरे भाई तो अभी भी वही बात है, देखो इस कार्बन पे इस कार्बन पे भी 3 जो है अल्काइल सॉरी मेथाइल ग्रुप है, इस कार्बन पे भी 3 अल्काइल ग्रुप है, इस कार्बन पे भी 3 मेथाइल ग्रुप है, देख पा रहे हो। तो इसलिए मोनोक्लोरिनेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इसको भी यहाँ पे ले लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आई गेस ये क्वेश्चन क्लियर होगा, जिसको भी डाउट है भाई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाबा मैं कह रहा हूँ मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी कमेंट सेक्शन में दे रखी है, तो वहां से भी कनेक्ट कर सकते हो हमसे, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट इफ यू वांटेड टू लर्न समथिंग यू नीड टू पुट योर 100% कंसंट्रेशन ऑन द स्क्रीन, राइट। चलो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बारे में इतनी चीज जानते हो, बेसिक से थी कि सबसे ज्यादा लंबी वाली चेन हम लेते हैं, देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट जहां पे लगा होता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। प्रेफरेंस ऑर्डर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन एंड इस तरीके से प्रेफरेंस ऑर्डर देखते हैं। सबसे ज्यादा अल्कोहल नीचे आता है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो हम लोग देते हैं उसको किसको देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हैं, तो वो दादा होते हैं घर के, ठीक है। जिस भी बच्चे को दादा वादा नहीं समझ में आ रहा हो, नोमेनक्लेचर में जीओसी की फुल लेंथ देख सकते हो, बट अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम यहाँ पे फोकस करो। Okay, so as we know about the reaction of main chain and numbering of hydrocarbon, same rule is here also. Rule कैसे करना है, number of carbon देखोगे, maximum number of substituent देखोगे, lowest set of locants देखोगे, alphabetical order लगाओगे and answer आ जाए एक का। जैसे एक ही कंपाउंड है हमारे पास, देखो इसमें 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ या यहाँ से स्टार्ट करूँ, देखो अगर यहाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्स इज गिवन मोर प्रेफरेंस देन हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पे तो ये क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा 2 3, तो देखो ये जो चीज होती है ना यार, कि अगर तुम यहाँ तुम्हारा घर है तो तुम्हें जो मैगी लेना है, अगर मान लो रात के 12 बजे, तो तुम अपने पास वाली दुकान पे जाओगे या फिर दूर जाओगे। तुम्हारा घर ये रहा, ये दोनों तुम्हारा घर है, ठीक है, और यहाँ से तुम्हारी ये गैलरी है मान लो, जिससे तुम अपने घर को कनेक्ट कर सकते हो। बहुत बढ़िया घर है तुम्हारा, ठीक है। तो ये जो है ये तुम्हारा घर और ये तुम्हारा घर, तुम गैलरी से कनेक्ट कर सकते हो। तो तुम इस जगह से निकल करके यहाँ तक जाओगे क्या मैगी लेने के लिए? नहीं, रात का टाइम है ना, तुम जल्दी से निकल के आ जाओगे, तो तुम यहाँ से जाओगे ये,
राइट। तो हम हमेशा किसको देते हैं, पास वाली दुकान को प्रेफरेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे घर से कोई दुकान, ये मेरा घर है एग्जैक्टली, और अगर ये एक दुकान है राजू भैया की और ये एक दुकान है मोहन भैया की, ठीक है, तो मैं किसके यहाँ जाऊंगा, राजू भैया के जाऊंगा। अगर राजू भैया के एपी मिल रही है, मैगी मिल रही है, जो भी मिल रही है हम लेकर के आ जाएंगे, मोहन भैया के नहीं जाएंगे। समझ में आ गई बातचीत। तो ये तुम्हारा आंसर 1,4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो। सर डाइक्लोरो को आपने पहले क्यों लिखा है बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो मत ही भूलो ना यार। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहता है कि क्लोरीन इज ग्रेटर देन मिथाइल, ए बी सी डी ई एफ जी मत बनाने के कहते हैं आप, ठीक है। ये रहा बेंजीन रिंग, ये डबल बॉन्ड, ये रहा एक। पहले तो ये तुम्हें दिख गया है कौन सा कंपाउंड है, बता देना कमेंट बॉक्स में। अच्छा चलो नेमिंग करते हैं 1 2 3। अच्छा सर यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, नहीं यहाँ से स्टार्ट करोगे, क्यों सर, क्यों यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से क्यों नहीं। देखो डबल बॉन्ड को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बी आर से, मतलब अल्काइल लाइट से, तो इस वजह से नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 ब्रोमो, प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। 1 इनको मेंशन नहीं किया है, आप मेंशन कर भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो किसी भी बच्चे को अगर वो नहीं पता ना कि पीरियोडिटी का क्या हिसाब है, तो वो प्लीज पीरियोडिटी वाला एक बार देख करके आ जाओ, शॉर्ट्स में मैंने अपलोड किया होगा शायद कि पीरियोडिटी ऑर्डर क्या होती है, ठीक है। अच्छा ये दूसरा कंपाउंड है। फॉर मोर प्रैक्टिस जो तुम मुझे सवाल सीरीज को फॉलो कर सकते हो यार, वहां पे बहुत क्वेश्चन, बहुत सारे नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, उस यहाँ तक के लिए मुझे बस आइडिया देना था तुम्हें कि कैसे करते हैं नोमेनक्लेचर का काम, वो यहाँ पे मिल गया। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH और Br एंड CH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो बेंट 2 इन। कैसे सर, कैसे आपने फिर अगेन मैंने डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है देन Br को दिया है, मैंने डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है यहाँ पर भी, ठीक है। तो हम लोग डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे होंगे, तो उस हिसाब से अगर देखें तो 4 पे ब्रोमीन का अटैचमेंट है और हमारे पास लॉन्ग चेन ये है। कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि उसे सिर्फ ये ले लेगा और ये कहेगा ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। बेटा ये सब्स्टिट्यूएंट क्यों है, अगर तुम ऐसे जाओगे तो लॉन्ग रिंग तो ये हो गई ना तुम्हारी, लॉन्ग रिंग तो कैसे, लॉन्ग चेन तो कैसे भी बन सकता है, सॉरी, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर भी ऐसे चले जाओ तो दिख रहा है 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये देखो यहाँ पर Br लगा हुआ है और यहाँ पर तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 1 2 मतलब 2 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस क्यों नहीं दिए यहाँ पर, बताओ बताओ बताओ। अगर यहाँ से आओगे 1 2 3 4 तो ये 4 पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। इस वजह से हमने 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन लगाया है, ब्यूट 2 इन लगाया है। क्लियर, आई गेस ये समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, अगर आ गया है तो फिर ठीक है, बढ़िया बात है, ठीक है। चाहे से तुम यहाँ से निकलो 1 2, चाहे से तुम यहाँ से निकलो 1 2, दोनों पे ही, दो पे ही आ रहा है डबल बॉन्ड, तो हम कहाँ से निकलेंगे, जहां पर लोएस्ट, जहां पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे ज्यादा है, Br पे ज्यादा है, तो हम लोग Br से निकलेंगे। मजा आ रहा है वीडियो को लाइक कर दो यार और दोस्तों में भेज दो, ठीक है, ताकि हम लोग, अब ये तुम्हारे लिए एक सवाल रहा जो तुम लोग करके लाओगे। बताओ इसमें कहाँ से स्टार्ट करोगे, अगर यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 और 5, राइट, और अगर यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 और 5, तो दोनों में ही 3 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5, राइट, 1 2 3 और 4 और 5। अब इसका नेम लिख करके दिखा दो क्या होगा। अच्छा इधर से अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 3 पर आ रहा है, राइट, और इधर से स्टार्ट करेंगे तो 2 पे आ जाएगा, माई फॉल्ट माई फॉल्ट माई फॉल्ट माई फॉल्ट, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या लिखोगे, 4 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और 4 पे ही देखो मिथाइल भी है, 4 पे देखा जाएगा तो ऐसे 4 पे मिथाइल है कहाँ पे, अगर मैं लंबी चेन ले लूँ उसको ही तो ये पेंटेन बन जाएगा ना, तो मिथाइल तो है नहीं, ठीक है। इसका मतलब है इक्विवेलेंसी मैंने इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक की है, ठीक है। यहाँ पे है CH3 एज वेल, ठीक है जी, अब समझ में आ जाएगा। अब अगर तुम ऊपर जाओगे तब भी वही सब्स्टिट्यूएंट तुम्हें दिख रहा है, ठीक 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 ठीक। 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो, ओहो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, और पूरा की पूरी चेन को क्या कहोगे, पेंट, पेंटेन नहीं कहोगे, पेंट कितने पे है, 2 पे, इन, पेंट 2 इन। समझ में आ गई मेरी बातचीत, ये है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे। देखो यार मैंने हर जगह पे 1-2 क्वेश्चन डाल रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवा दिए ऑलरेडी नोमेनक्लेचर के, और अगर क्वेश्चन करने का शौक चढ़ रहा है तुम्हें तो तुम सवाल और सवाल सीरीज पे जा सकते हो, वहां पे बहुत तरह के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। आ जाओ, नेचर ऑफ CX बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो तुम्हें पता है कि जो X है वो हैलोजन है। हैलोजन क्या होता है, हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, राइट। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एज वी नो और सी दैट CX बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू हैलोजन, देयर इज अ पार्शियल पोलराइजेशन, क्योंकि हैलोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच करके रखता होता है। साइज ऑफ हैलोजन क्या है, आयोडीन का सबसे ज्यादा, ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का, देन फ्लोरीन का, ठीक है। तो अगर कार्बन को अटैच कर दोगे तो भी साइज वही होगा, कार्बन जो
तुम्हारा सी आई का जो साइज होगा वो ज्यादा होगा CBr से, देन CCl से, देन CF से, ठीक है। अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ ऑफ CX की बात करें तो बॉन्ड लेंथ ऑफ CX जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है CX बॉन्ड एंथैल्पी की। भाई एक बात तो, जो बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा, जो भी चीज जितनी ज्यादा दूर होगी, फॉर एग्जांपल ये या इसे तोड़ना ज्यादा आसान है ना, फॉर एग्जांपल ये दूर है तो इसे तोड़ना ज्यादा आसान है, ठीक है। इसे तुम वैसे समझ सकते हो, ये वाला एग्जांपल अभी नहीं लेते हैं, ठीक है, कभी और ले लेंगे। ये जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच में, उतना आसानी से तुम लोगों का रिलेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस वाला मामला आ गया, ठीक है। सो ये C और ये I, अब देखो I जो है वो खुद बड़ा है और C मिलकर के दोनों का बॉन्ड बड़ा हो गया। अब ये बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि ये वीक बॉन्ड होगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये वीक बॉन्ड होगा, इसलिए हम इसे इजिली तोड़ सकते होंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे फिर इसके बाद CBr को देखेंगे, CBr भी सेम हिसाब से जा रहा है, CCl भी सेम हिसाब से जा रहा है और CF भी सेम हिसाब से जा रहा है, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन छोटा बॉन्ड है, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है कि जितना ज्यादा लंबी बॉन्ड उतना कम उसकी एंथैल्पी, उतना आसान उसे तोड़ना, ठीक है। मेरा बॉन्ड एंथैल्पी का पैटर्न 2-3 बार आया हुआ है, प्लीज याद रखिएगा, ये आपके नीट एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। CF का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी, देन CCl की, देन CBr की, देन CI की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन से, ये बात याद रखना, ठीक है, ठीक है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्लोरीन की ज्यादा अच्छी होती है फ्लोरीन के हिसाब से। गलत कहा था मैंने पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है। स्टिल जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है, क्यों, कमेंट करिए। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के बारे में बताए, देखो ये यही पॉइंट है, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो रहा है, क्लोरीन का, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होता है बट क्लोरीन ज्यादा होता है, अगर पॉइंट वाइज भी देखें तो क्लोरीन का ज्यादा होता है, देन फ्लोरीन से, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों होता है ऐसा, क्लोरीन का ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो जाती है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। एक बात बताओ, ये रहा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और ये रहा तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, इसी वजह से मैंने तुम्हें बताया था sp जो है वो ज्यादा हाइब्रिडाइज्ड है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, sp3, ये जाहिर सी बात है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, चार बॉन्ड के लिए sp3 आएगा, आया, राइट। यहाँ पे देखोगे तो अगर एक बॉन्ड ये, दो बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये जो है ये डबल बॉन्ड है बेटा, तो डबल बॉन्ड तो पाई बॉन्ड थोड़ी ना कंसीडर करते हैं हम लोग तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। तो ये जो कार्बन बन गया ये sp2 बन गया, sp2 बन गया, ग्रेट। अब ये जो sp2 है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन sp3, इस वजह से लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन की जो डाइपोल मोमेंट है वो कम होती है, लोअर देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इन क्लोरोबेंजीन carbon to which chlorine is attached is sp2 hybridized and is more electronegative than corresponding carbon in hexyl chloride which is sp3 hybridized, ठीक है। इस वजह से ही इसकी कम होती है, ठीक है। यहाँ पर की पॉइंट उसमें तुम समझ सकते हो, की पॉइंट मैंने बताया था कि sp जो होता है वो ज्यादा हाइब्रिडाइज, उसका सॉरी उसमें जो कंटेंट है कार्बन का वो ज्यादा है, मतलब S कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp2 से और ये sp3 से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp हो गया, ठीक है, ये रीजन था इसका। एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ऐड किया है, द CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन, अच्छा अभी पीछे डिस्कस किया था ना CCl वाला, हाँ, इज शॉर्टर देन दैट इन द CHCl बॉन्ड। अच्छा क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन को एक बार बना लो, तो देखो क्लोरोबेंजीन कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा तुम्हें, राइट। अच्छा यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड ऐसे बना लेना चाहिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन में CCl बॉन्ड, ये रहा कार्बन, ये रहा Cl, तो ये रहा बॉन्ड ना CCl बॉन्ड, ये रहा, ये कह रहे हैं ये शॉर्टर है किससे, यहाँ पे CH3Cl से, एक मिनट CH3Cl भी बना लो, Cl CH H H, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे जो लोन पेयर्स है वो यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है, और डबल बॉन्ड्स आर शॉर्टर देन दैट ऑफ द सिंगल बॉन्ड एज वी नो दैट। सो डबल बॉन्ड जो होता है वो शॉर्टर होता है किससे, सिंगल बॉन्ड से। इस वजह से यहाँ पर जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और इस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के कंपैरिजन में, ठीक है। देखो यहाँ लिखा होगा कहीं पे, मैंने नहीं लिख रखा है तो ये रहा तुम्हारे लिए एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ओके नहीं लिखा है मैंने, सो लिख देता हूं मैं, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन chlorobenzene, due to partial double bond character in chlorobenzene, the bond length is shorter. The bond length of CCl is shorter, ठीक है। whereas इसमें कोई भी partial double bond का पॉइंट नहीं है, इस वजह से इसका अपना हिसाब है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH3Cl,
CH3Cl, देखो यहाँ पे CH3Cl, सॉरी CHCl3 क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क ब्राउन बोतल में रखते हैं। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद एयर, भाई मेरे क्लोरोफॉर्म जो होता है ना वो एयर के साथ, क्लोरोफॉर्म वही CID वाला क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो होता है ना एयर के साथ बहुत तेजी में रिएक्ट करके एक गंदी गैस बनाता है या पॉइजनस गैस बनाता है जिसे कहते हैं फॉस्गिन। ये रहा तुम्हारे पास COCl2 वो बनाता है। इस वजह से हम उसे क्या करते हैं, पैक करके रखते हैं ताकि हमारे एयर में टॉक्सिक गैसेस ना हो या फिर वो टॉक्सिक या फिर पॉइजनस गैस ना बना सके। कौन बना रहा है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। अब आते हैं स्टार्ट। देखो हम लोग आधे घंटे की वीडियो में हम लोगों ने सारे बेसिक पार्ट कर लिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने क्वेश्चंस भी तुम्हें करवा दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए तुम सवाल सीरीज में जा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें सारी की सारी लिंक मिल जाएगी, राइट। अब हम लोग इस पार्ट में सेकंड पार्ट में आते हैं, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल रिएक्शंस एंड देन कुछ नेमिंग रिएक्शन करके चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। हो सकता है 1.5-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होता है वो शॉर्ट टॉपिक होता है, बट केमिकल रिएक्शंस में SN1 SN2 एक्सप्लेन करना तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, सबसे पहला मेथड जो होता है प्रिपेयर करने का वो होता है अल्कोहल से। किससे? अल्कोहल से। अल्कोहल मतलब सर ROH, अल्कोहल मतलब सर ROH, ठीक है। देखो भाई इतना अगर तुम करके जा रहे हो गारंटेड है कि तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन इतना करना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। तो स्क्रीन पे फोकस रखो, है ना, नेहा पे नहीं। ओके, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल क्या है ROH, इसे कहाँ डाल दो तुम, HI के साथ डाल दो। HI के साथ डालते ही क्या हो जाएगा, OH जो होगा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा I से, तो हमारे पास RI बन जाएगा, तो अल्काइल हाइड्राइड बन गया, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम इसे डाल दोगे PBr3 में या PCl3 में, इन दोनों में ही तुम्हें HCl या RBr बनेगा और उसके साथ में H3PO3 भी बनेगा। ये याद रखना, ये बाई प्रोडक्ट भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक रिएक्शन मैंने अलग से ली होगी इसमें, हाँ आगे ली हुई है, उसका नेमिंग रिएक्शन में भी वो आती है और उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछते भी है घुमा फिरा करके XYZ करके, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन के लिए सवाल सीरीज, ठीक है। यहाँ पे देखो NaBr and H2SO4, तुम्हें याद रखना है कि NaBr H2SO4 से HBr बनता है जिसका रिएक्शन में तुम्हें मिलेगा एंड प्रोडक्ट RBr, ठीक है। HBr और ZnCl2 में तुम्हें RBr प्लस H2O मिलेगा, HCl और ZnCl2 में RCl और H2O मिलेगा, रेड फास्फोरस और I2 में RI मिलेगा। ये याद रखना, ये सारी रिएक्शंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये वाली थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, जो तुम्हें एकदम 100% ध्यान रखना, ठीक है। ये एक, ठीक है, एक ये तुम ध्यान रख लेना और प्लीज एक ये ध्यान रख लेना और एक ये ध्यान रख लेना, ये 3 रिएक्शंस प्लीज आप ध्यान रखिएगा। और एक रिएक्शन तुम्हारी आगे है वो तो तुम्हें करना ही है, इसलिए मैंने उसे बाहर अलग से लिया है। मैं चाहता तो उसे यहाँ पर भी कर सकता था, बट मैंने इसे अलग से लिया है ताकि तुम्हारा पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर आए। देखो ROH जो है वो SOCl2 थाइनॉइल क्लोराइड, SOCl2 इज थाइनॉइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये थाइनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके RCl बनाता है, ठीक है। RCl तो बन गया, अब इसमें बनता है SO2 प्लस HCl। SO2 गैस है और HCl भी गैस है। SO2 क्या है, गैस है, और HCl भी तुम्हारा गैस है। तो दिस रिएक्शन गिव्स द बेस्ट yield of alkyl halide because here SO2 gas and HCl are gas। SO2 और HCl दोनों ही गैस है और दोनों ही वेपर बन के बाहर हो जाएगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में तुम्हें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ RCl मिलेगा, दिस रिएक्शन इज नोन एज डाल्टन प्रोसेस। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, डाल्टन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अबव ऑल द मेथड्स आर नॉट, ये सारे के सारे मेथड्स जो थे ये वाले सारे, ये सारे के सारे हेलोएरीन बनाने में यूजफुल नहीं होते हैं। क्यों देखेंगे हम लोग, ठीक है। दे आर नॉट बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज फिनॉल हैज अ पार्शियल, कार्बन और ऑक्सीजन में ये देख रहे हो, ये डबल बॉन्ड वाली चीज आ जाती है। इस वजह से यहाँ पर जो हेलोएरीन का प्रिपरेशन होता है इस पर्टिकुलर मेथड से वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। हेलोएरीन का प्रिपरेशन नहीं पॉसिबल होता है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन देखो हाइड्रोकार्बन में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल के बारे में जिस भी बच्चों को नहीं पता सिर्फ इतना याद रखना यार कि फ्री रेडिकल जो होता है वो कार्बोकैटायन जैसा होता है। कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोआयन्स ऑल आर इंटरमीडिएट। कहां पे आता है, रिएक्शन के बीच में बनता है, ठीक है। तो इन रिएक्शंस में भी हमारा कार्बोकैटायन बन रहा होगा, कार्बोकैटायन या फिर तुम समझो फ्री रेडिकल, क्योंकि फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टीज कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टीज से ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है, नॉट 100%, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन जो होता है उसमें क्या होगा, बस एक बार याद रखना, जब भी तुम्हें X2 और ये हीट में दिया हो, HMU में दिया हो, सनलाइट में दिया हो, लाइट में दिया हो, ऐसा कुछ भी कहा हो ना और X2 दिया हो तो समझ लेना फ्री रेडिकल होगा। क्या कह रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं। अगर तुम्हें X2 दिया हो HMU के साथ या फिर तुम्हें लाइट के साथ या फिर सनलाइट के साथ या हीट दिया हो, इन सारे के सारे केसेस में तुम क्या यूज करोगे, इन सारे के सारे केसेस ऑलराइट। सो हो सकता है चार्ज डिस्चार्ज हो गया था तो वो ऑफ हो गया। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में इतनी सी बात थी कि हम लोग क्या करते होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करने का तरीका इतना सा है कि हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, X2 को हीट कर देंगे HMU के साथ या फिर हीट दे देंगे या फिर सनलाइट दे देंगे। इन सारे केसेस में तुम्हें फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन को ही रन करना है, ठीक है।
तो जैसे ये रहा CH3 या फिर ये रहा CH4, इसमें हम लोगों ने Cl2 डाल दिया, HMU के साथ 1 मोल डाला था, इसलिए हमारे पास CH3Cl बन के और HCl बन के बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो ये CH3 है, यहाँ पर भी Cl2 डालोगे, यहाँ पर भी 1 मोल ऑफ HCl बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो। बस अब यहाँ आ जाओ एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे CH3 CH2 CH3, यहाँ पे Cl2 डाला और UV लाइट, मतलब अगेन फ्री रेडिकल फॉलो कराओगे, और फ्री रेडिकल फॉलो करता है एकदम सेम टू सेम कार्बोकैटायन की तरह। कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इसी तरीके से फ्री रेडिकल में भी 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री होगा। तो ये रहा तुम्हारे पास एक हाइड्रोकार्बन, इसको तुमने Cl2 और UV लाइट से रिएक्ट करवाया, ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। ये माइनर प्रोडक्ट है। व्हाई दिस इज माइनर प्रोडक्ट? बिकॉज देखो ये 1 डिग्री का फ्री रेडिकल, ये कितने का है? 1 डिग्री का फ्री रेडिकल बना होगा यहाँ पे देखो ये 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ की पॉइंट, इसका की पॉइंट क्या होता है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल की, किसकी? फ्री रेडिकल की। तो 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, याद रखना है इसको। 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमारा सेकंड होता है। हाइड्रोकार्बन से हम लोगों ने पहला देख लिया कैसे, फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। फ्री रेडिकल का हैलोजनेशन मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। जब भी तुम्हें Cl2 दिया हो इन द प्रेजेंस ऑफ HMU, हीट, सनलाइट, UV लाइट, जो भी तुम पढ़ाओगे, फ्री रेडिकल का हैलोजनेशन का रिएक्शन एकदम सेम होता है कार्बोकैटायन की तरह। 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा, 2 डिग्री वाला, देन 1 डिग्री वाला। ठीक है, आ जाओ बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे ये तुम्हारे पास टॉलिन है, टॉलिन में तुमने Fe और Br को डाला या FeBr3 प्लस Br2 को डाला। इन दोनों ही केसेस में ऑर्थो और पैरा क्योंकि जो टॉलिन होती है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। क्या होती है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इस वजह से एक बार ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट हो गया और एक बार पैरा पे सब्स्टिट्यूट। जिस भी बच्चे को ऑर्थो और पैरा में दिक्कत है यार, वो मुझे फिर शॉर्ट्स में जाओ, कोई ना कोई वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा ऑर्थो पैरा में डिफरेंस। ठीक है, सिमिलरली विद क्लोरीन, by reaction with I2 are reversible in nature. This reaction requires presence of या फिर present of oxidizing agent। देखो यार एक बात याद रखना, ये जो रिएक्शन होती है क्लोरीन और ब्रोमीन के ही बीच में होती है, क्योंकि आयोडीन और फ्लोरीन बहुत बड़ा मसला कर देता है। क्या करता है? आयोडीन जो होता है ना, वो रिवर्सिबल रिएक्शन करा देता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब होता है सर? मतलब ये होता है कि इसमें हमें कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा टू जस्ट रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाए उसको हटाने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, बट रिएक्शन विद I2 are reversible in nature. This reaction requires presence of oxidizing agent to oxidize HI। जो HI बना है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा, इसीलिए उसको हटाने के लिए हम लोगों ने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हुआ, जैसे HNO3 वगैरह। ठीक है, HNO3 वगैरह, टू गेट I2। तो I2 मिल जाएगा तुम्हें, तो ये रिएक्शन सही रहेगी। लेकिन ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होती है, क्योंकि इसमें देखो फिर फिजूल मतलब का तुम्हें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा टू गेट द सिंपल प्रोडक्ट, इसलिए हम इसको नहीं कराते हैं। फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन इसलिए नहीं होती क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो बहुत छोटा होता है और बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन there is a probability of explosion. Fluorocompounds are not prepared by this method. ठीक है, अब आते हैं very important first आई थिंक सेकंड नेमिंग रिएक्शन पे, क्योंकि इससे पहले एक नेमिंग रिएक्शन था डार्सेंस प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने देखा था SOCl2 के साथ रिएक्शन, राइट। यहाँ पर है सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है भाई। सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं? एनिलीन लेते हैं। क्या लेते हैं? एनिलीन। एनिलीन किसका कंपाउंड है? अमाइन चैप्टर में पूरा पढ़ना है कैसे बनता है। NO2 को जब हम लोग कराते हैं रिड्यूस, कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दोगे नाइट्रोबेंजीन पे, जैसे ये नाइट्रोबेंजीन हो गया, इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे, जैसे कोई सा भी रिड्यूसिंग LiLH4 डाल दो, तो ये बनाएगा क्या? NH2 RNH2, ये मतलब बेंजीन, ये एनिलीन हो गया। एनिलीन पे तुम NaNO2 डाल दो और HCl डाल देना। याद रखना भाई, रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक में स्कोर करना है, रिएजेंट इज द ओनली की, रिएजेंट इज द बाइबल। ठीक है, एनिलीन NaNO2 HCl डालते ही तुम्हारे पास बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। N2 पे पॉजिटिव और X पे नेगेटिव, ये कंपाउंड बनता है बेंजीन रिंग पे। ठीक है, इसको कहते हैं डायोटाइजेशन। हम लोग देखेंगे आगे जाकर के, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं डायोटाइजेशन। ठीक है, अब ये बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट जैसे ही बन गया, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं वो हमारे हाथ में। अगर हम लोगों ने Cu2 Cl2 के साथ डाला तो ये क्लोरोबेंजीन, Cu2 Br2 के साथ डाला तो ब्रोमोबेंजीन, I के साथ डाला तो आयोडोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन पे NaNO2 HCl डालो, डाइसोनियम सॉल्ट बनेगा। डाइसोनियम सॉल्ट को अगर Cl के साथ या Br के साथ रिएक्ट कराने पे ये दोनों कंपाउंड्स हमारे हाथ में आ जाएगा। क्लियर? देखो, अगर सेम डाइसोनियम सॉल्ट पे मैं बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये फिनॉल में पढ़ाऊंगा फिर से। N2 पॉजिटिव X नेगेटिव के साथ मैंने वार्म H2O में डाल दिया होता है, इसे वार्म H2O में डाल दिया तो ये तुम्हारा फिनोल बना लेता है। ये तुम्हारा क्या बना लेता है? फिनोल। तो वो अल्काइल हाइड है नहीं, इसलिए इस चैप्टर में हम लोगों ने रखा नहीं रिएक्शन को। ठीक है,
अल्कीन्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली स्लाइड्स बहुत ज्यादा, ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो अल्कीन में सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में HCl, HBr, HI, HF एक्सेट्रा, अगर ये वन जैसे ये है, ये अल्कीन है, ठीक है, CH2 नॉर्मल अल्कीन, डबल बॉन्ड Cl2, यहाँ पे HCl डालोगे, एक बार H यहाँ पर, एक बार Cl यहाँ पे, या फिर Cl यहाँ पर, H यहाँ पर, दोनों में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वी नो दैट इट कैन बी इजिली एडेड, ठीक है, यहाँ पे H ऐड हो गया, यहाँ पे Cl ऐड हो गया, इजिली खत्म। इस केस में देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H पॉजिटिव ब्रेक किया और Br नेगेटिव ब्रेक किया, सिर्फ HBr लिया गया है। याद रखो एक साइंटिस्ट थे, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखो, मार्कोव-निकोव फैशन, मार्कोव-निकोव रूल, मार्कोव-निकोव फैशन, मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट, तीनों चीज कह सकते हो। सो क्या कह सकते हो? मार्कोव-निकोव, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्कोव-निकोव ला दिया, ठीक है। इसे कह दो तुम ग्रीन है क्या? नहीं, मार्कोव-निकोव रूल, ठीक है, और फैशन और प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारे के सारे तुम्हारे उसके अपने आंसर हैं, ठीक है भैया, इनका मतलब नाम हो जाता है, ठीक है। तो मार्कोव-निकोव कहता है, मार्कोव-निकोव ने कहा था कि जो जब ये ब्रेक किया H पॉजिटिव और ये Br नेगेटिव, तो जो H पॉजिटिव है ना वो उस हाइड्रोजन पे जाएगा इन दोनों में से, क्योंकि जाहिर सी बात इससे तो बात ही नहीं हो रही, इसकी तो वैलेंसी फुलफिल है, इन दोनों में से उस हाइड्रोजन पे जाएगा जिसपे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। ये हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन पे जाएगा जो इन दोनों में ज्यादा हाइड्रोजन है। कौन सा है? ये यहाँ चला जाएगा, देखो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा रीजन बताऊं यार, यहाँ देखो ये कार्बोकैटायन बनेगा ऑब्वियसली, तो ये जो 2 डिग्री का बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा ना। देखो ये 2 डिग्री का बना है, यहाँ बनाओगे 1 डिग्री का बनेगा, 1 डिग्री अनस्टेबल, 2 डिग्री स्टेबल, ठीक। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन भी अगर होता तो तुम समझ में आ गया। H पॉजिटिव Br नेगेटिव, H कहाँ जाएगा? ज्यादा वाले हाइड्रोजन पे, Br कहाँ जाएगा? कम वाले हाइड्रोजन पे, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। वेयर एज इसका रीजन जो है यहाँ पर वो 2 डिग्री बनता है, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री के कंपैरिजन में। तो बनता तो वो 1 डिग्री वाला भी, लेकिन वो बहुत कम बनता है, 2-3% बनता है, बाकी 96-97% जो होता है वो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। मार्कोव-निकोव समझ में आ गया? हाँ, अभी हम लोग देखेंगे एंटी मार्कोव-निकोव। एंटी मार्कोव-निकोव में ये तुम्हारा मेजर हो जाएगा, देखते हैं आगे जाके। देखो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया था मैंने, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। ये एक एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, उसको डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं है। एक नोट पॉइंट है यहाँ पे जो कि बहुत ज्यादा छोटा लिखा हुआ है, तो उसे बड़ा कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। या ओ शिट, ये एक भयंकर नोट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही अच्छा लिख दिया है क्या नोट। ये बेंजीन नहीं, ये CH2, ये CH और ये डबल बॉन्ड और CH2। यहाँ देखो, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, HBr के साथ में H2O2 है। जब भी परऑक्साइड प्रेजेंट होगा, कोई सा भी परऑक्साइड हो सकता है, अगर परऑक्साइड NCERT में नया परऑक्साइड यूज किया, जाकर देख के बताओ कमेंट बॉक्स में कौन सा है। मैं तो सवाल सीरीज में से ले लूंगा। देखो भाई, जो बच्चा वन शॉट पूरा, सवाल ही सवाल पूरा, और जो भी मैंने इस चैप्टर में सारे की जो भी हमारी रिदम है, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग चैनल में, क्या बताया था? वन शॉट, देन सवाली सवाल सीरीज, देन सारे मैकेनिज्म, मतलब जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, देन नेमिंग रिएक्शन। यहाँ तक जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ होगा उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी A to Z। NCERT में जो मेंशन है वो भी, NCERT में जो नहीं मेंशन है वो भी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो भी, जो नहीं इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? HBr, ये रहा H2O2। H2O2 जो है वो परऑक्साइड है। परऑक्साइड के प्रेजेंस में हमेशा जब भी परऑक्साइड दिख जाए HBr के साथ में, हमेशा एंटी मार्कोव-निकोव फैशन लगाना। मार्कोव-निकोव क्या था कि ज्यादा हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन लगेगा, एंटी मार्कोव-निकोव क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे एक्स ग्रुप लगेगा, और जहां पे कम हाइड्रोजन होगा वहां पे हाइड्रोजन। यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा हमारे साथ इक्वालिटी, ठीक है, कम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन मिल गया, लेकिन वहां पे नहीं हो रही थी, मार्कोव-निकोव में इक्वालिटी नहीं थी, ठीक है। तो देखो दिख रहा है आंसर, यहाँ पे कम ज्यादा हाइड्रोजन पे Br लग गया, कम हाइड्रोजन पे H लग गया, बन गया। बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ओनली एडिशन ऑफ HBr, इट ऑलवेज फॉलोज एंटी मार्कोव-निकोव। और अगर तुम्हारा ये नहीं है, पेरोक्साइड नहीं प्रेजेंट है, तो कौन सा रूल लगेगा? मार्कोव-निकोव, एंटी हट जाएगा, ठीक है, मार्कोव-निकोव जो मैंने पीछे बता दिया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। एडिशन ऑफ हैलोजन, Cl2 या Br2, इनमें तो सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। ये Br यहाँ पर, ये यहाँ पर देखो, ये बन गया, ठीक है। विनाइल लाइट कौन सा बनाया है? जर्मेनाइल हैलाइड बनाया है। क्या बनाया है? जर्मेनाइल हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा एक और नेमिंग रिएक्शन, हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन है, हमारे पास फिंक्लिस्टन रिएक्शन है। हैलोजन एक्सचेंज, मतलब अब देखो, जैसे हमारे पास ऑलरेडी HCl तो बन गया, RX तो बन गया, अब यहाँ पे इस X को किसी और X के साथ में रिमूव करना है या हटाना है या सब्स्टिट्यूट करवाना है किसी और X को, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी तुम्हारी? दो अलग अलग रिएक्शन हो जाएंगी, एक स्वार्ट्स रिएक्शन, एक फिंक्लिस्टन रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है? देखो, स्वार्ट्स रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच देखो, फिंक्लिस्टन रिएक्शन में ध्यान रखना, फिंक्लिस्टन रिएक्शन में प्रोडक्ट में फिंक्लिस्टन नहीं आएगा, फ्लोरेंट में फ्लोरीन नहीं आएगा। फ्लोरीन स्टैंड्स फॉर F
और फिंक्लिस्टीन स्टैंड्स फॉर एफ। ये दोनों नहीं होगा, नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। मतलब फिंक्लिस्टीन रिएक्शन में हमारे पास आयोडीन का प्रोडक्ट बनेगा, यूज करते हैं NaI एसीटोन के साथ में। वाई एसीटोन? क्योंकि एसीटोन जो होता है वो पानी में सॉल्युबल, Na इज सॉल्युबल बट नॉट NaCl NaBr। Na इज सॉल्युबल इन वाटर लेकिन NaCl NaBr की तरह नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग एसीटोन में NaI जो होता है वो सॉल्युबल होता है, वेयरएज NaCl और NaBr एसीटोन में सॉल्युबल नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने NaI को ले लिया था, वो सॉल्युबल था इसमें जाकर के चुपचाप से उसने ब्रोमीन को हटाया और खुद आके सब्स्टिट्यूट हो गया, क्लोरीन को हटाया खुद आके सब्स्टिट्यूट हो गया। तो जो भी रिएक्शन इन विच वी गेट आयोडीन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज फिंक्लिस्टीन रिएक्शन। इसमें फ्लोरीन नहीं आएगा। क्यों कह रहा हूँ फ्लोरीन? क्योंकि स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरीन आ रहा होगा। देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन, हाँ ये रहा CH3Br। इसमें मेटेलिक फ्लोराइड के प्रेजेंस में हम लोगों ने जैसे HEB, AgF, Hg2F2, यहाँ पे हमारा CH3F बन गया और ये AgBr3, ये हमारा PPT बन गया है। इन वाटर AgF इज सॉल्युबल बट AgCl और AgBr सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। देखो राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या कराओगे? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। देखो मैंने बताया भी था तुम्हें, फ्री रेडिकल, ये सब बोर्ड्स के क्वेश्चन है भाई। जो भी मैंने इसमें क्वेश्चन लिए सारे बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो Br2 UV लाइट, यूवी लाइट से तुम्हें क्या समझ में आया? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्या समझ में आया तुम्हें कि क्या कराओगे भाई? बोलो, पिटूंगा अभी। सबसे पहले सर हम कराएंगे कि जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा वहां पे। अब देखो मतलब 2 डिग्री का टर्न पे देखो, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री होगा ना। यहाँ पे तुम x लगा दो तो ये 1 डिग्री का अल्काइल लाइट बनेगा ना। इससे कोई मतलब नहीं, इसे भूल जाओ, ये हटाओ, हट कंफ्यूज करने के लिए दिया है उसने बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर लगाओगे x तो ये 1 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे लगाओगे तो ये 2 डिग्री का बनेगा। 2 डिग्री कैसे सर? एक कार्बन यहाँ 2 डिग्री का। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए? 2 डिग्री का, क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन इंस्टेड ऑफ 1 डिग्री। और फ्री रेडिकल में सेम फॉलो होता है रूल। देखो बेंजीन नहीं, CH Cl, अच्छा ब्रोमीन है, ब्रोमीन CH3 N2 ठीक है जी। किसी को डाउट है तो बताओ। आई गेस नहीं होगा, खत्म हो गया ये भी क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये तुम लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया। H2SO4 डाला है, इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा H2SO4 डाला है और मेजर प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। हाँ, बताइए। देखो यहाँ पे ये मैं बता दे रहा हूँ, ये आगे आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बीच में पता नहीं क्यों डाल दिया, बट ठीक है, इसका आंसर आगे मिल जाएगा तुम्हें। ये भी प्रिपरेशन के ही मेथड में आ जाएगा आगे। हाँ देखो इसमें क्या होता है, ये सल्फोनेशन मेथड कहलाता है, ठीक है। ये सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन में क्या होता है, ये रहा क्लोरीन एज इट इज। एक बार ये SO3H मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो यहाँ पे ये SO3H लग जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड, ठीक है। ये देख लेना आगे जाकर के, ये SO3H में हो जाएगा, ठीक है। SO3H आकर के ऐड हो जाएगा। इसका एक और माइनर भी बनेगा जो कि ऑर्थो पोजीशन पे लगा होगा, और वो हमें पूछा नहीं है क्वेश्चन में, तो हमने बनाया नहीं। ये पार्ट इस क्वेश्चन को तुम आगे जाके समझ जाओगे, इसलिए डोंट वरी, अभी परेशान मत हो कि कहाँ से आ गया, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। हम लोगों ने कहा था, जैसे कि मैंने कहा था कि इस पार्ट में हम लोगों को जो भी जितना भी प्रेजेंटेशन करना है, जितना भी हमें बनाना है या फिर प्रिपरेशन करना है, वो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो क्योंकि हेलो अल्केन है तो उसमें हमें दिख रहा है पोलराइजेशन है, तो यस इट इज सॉल्युबल इन वाटर, समहाउ सॉल्युबल है, क्योंकि वहां पर जो क्लोरीन है वो एक है ना, या बहुत कम सा क्लोरीन है, मतलब पार्शियलिटी जो है वो बहुत कम है। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मतलब जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, वो बहुत बड़ा पार्ट है। इसलिए हो सकता है कि ये सॉल्युबल हो, लेकिन उतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होगी। बट हाँ, अपने पेरेंट कार्बन से, पेरेंट कार्बन क्या होता है? पेरेंट हाइड्रोकार्बन, मतलब जैसे देखो CH3 CH2 CH3, इसका रिएक्शन करा दिया मैंने किसके साथ में? Cl2 HMU के साथ में, तो बनेगा क्या? CH3 CH Cl और CH3। अब यहाँ पे पार्शियलिटी तो आ गई है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन ये देखो ना, इसके स्टार्टिंग में तो ये जो हाइड्रोकार्बन था इसमें तो कोई भी पार्शियलिटी नहीं थी, नॉन पोलर कंपाउंड था। अब ये यहाँ पे पोलर बन गया, सॉर्ट ऑफ हल्का फुल्का ही बना, लेकिन बना तो है। तो ये दिस विल डेफिनेटली डिसॉल्व इन वाटर, वेयर दिस कैन नॉट बी डिसॉल्व। ये मैंने हाइड्रोकार्बन में बहुत अच्छे से पढ़ाया, जैसे भी पढ़ा होगा समझ में आ गया होगा, ठीक है। Molecule of organic halogen compounds are generally polar due to greater polarity as well as higher molecular mass as compared to parent hydrocarbon. The dipole-dipole van der Waals forces or attraction are stronger in halogen derivative. ठीक है, तो इसलिए अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में। बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होगी यार, क्योंकि बता दिया यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी, वैन डर वाल्स फोर्सेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से ये हमारा ज्यादा अच्छा बॉइलिंग पॉइंट है इसका, ठीक है। और एक और चीज याद रखना कि जो हमारी बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, वो ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज करती है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ब्रांचिंग डिक्रीज, ठीक है। या फिर ब्रांचिंग अगर इंक्रीज कर रही है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगी, क्योंकि ब्रांचिंग, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना कम सरफेस एरिया होगा ना, जितना कम ब्रांचिंग उतना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट,
तो ब्रांचिंग कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अगर ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो फिर सरफेस एरिया टूट गया ना, कम सरफेस एरिया तोड़ने के लिए तो आसानी है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम। फॉर अ गिवन हाइड्रोजन कंपाउंड, देखो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें इन दोनों में किसका ज्यादा है, तो भाई जितना बड़ी हाइड्रोकार्बन की चेन होगी उतना ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, है ना, याद रखना। अल्काइल हैलाइड ग्रुप्स, अगर जैसे आरआई की बात करें, आरबीआर, आरसीएल और आरएफ में सबसे ज्यादा आरआई की, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के हिसाब से ये है, तो देखो इसकी सबसे बेकार होगी, इसकी सबसे अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सरफेस को ब्रेक करना है, ये यहाँ पर ये है और ये है, ये तो ऑलरेडी वीक है, ये यहाँ पे तो चारों वीक, आसानी से हो जाएगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन बहुत बनाया, अभी मैं आगे लिया भी होगा मैंने, है आगे है, ठीक है। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ये पैरा वाला पोजीशन है, पैरा वाले पोजीशन की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है देन ऑफ ऑर्थो, देन ऑफ मेटा, ठीक है, ये मेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा पैरा वाले का क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि पैरा वाले में सिमेट्री है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये रहा सिमेट्री, है ना, तो इसलिए क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। बस इतना ही लिखना है तुम्हें, बस इतना ही लिखना है। क्या कहा मैंने, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स दैट फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बेटर देन ऑर्थो एंड मेटा, ऑर्थो और मेटा से ज्यादा अच्छा होता है पैरा में, तो पैरा वाला जो होता है वो आराम से फिट हो जाता है कहाँ पे, क्रिस्टल लैटिस के अंदर में, ठीक है। सॉलिबिलिटी, द सॉलिबिलिटी ऑफ हैलोएल्कीन्स इन वाटर इज लो, हैलोएल्कीन्स की जो सॉलिबिलिटी होती है वाटर में वो कम होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हैलोएल्कीन्स इज ग्रेटर देन हैलोएल्कीन्स वाटर इंटरेक्शन, तो हैलोएल्कीन्स वाटर इंटरेक्शन ज्यादा है बेसिकली, इस वजह से। सिंपल सी बात याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, तो बस। अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करें, क्वेश्चन कहाँ चला गया, यहाँ पर है, केमिकल रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग चैप्टर के बहुत ज्यादा एंड पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अभी मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग पहुंचेंगे अभी। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग 3 केमिकल रिएक्शन डिस्कस करनी है, एक तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। यहाँ पे नेमिंग रिएक्शंस कूद के आएंगी, ठीक है। यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि हमारे फिजिकल पॉइंट्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज से। N-butyl bromide has higher boiling point than a tertiary butyl. N-butyl bromide क्या होता है, पहले ये बताओ मुझे। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टेक्निक क्या होता है, इसमें तुम स्ट्रक्चर बना लो इनका, ठीक है। आई थिंक मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया था कहीं पे, अभी हम लोग ले लेते हैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे। चलो, पूछा है क्या क्वेश्चन हमसे कि N-butyl bromide, ठीक है, दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे कहीं पे। चलो खैर, ये दिख नहीं रहा है, तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होगा, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। ये हमारे पास आ गया एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन मतलब होता है नॉर्मल, ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो इसमें मेंशन नहीं किया कि कहाँ पे ब्रोमीन है, तो लगा दिया यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है। CH2H, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी H2, यहाँ पे CH3, चलो ठीक है। has higher boiling point than tertiary butyl। अरे भाई tertiary butyl bromide, tertiary butyl bromide कैसा होगा, tertiary मतलब ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये रहा tertiary butyl bromide, यहाँ रहा ब्रोमीन, ये हो गया tertiary butyl। इसकी वैलेंसीज पूरी कर दो, तो ये यही तो tertiary butyl bromide है भाई। यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग है ना, ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग, and hence due to no branching it is more it has more surface area and hence it has more boiling point, इसकी उतनी नहीं है, ठीक है भाई। मैंने नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए होंगे, तो तुम नोट्स निकाल लेना, अगर जेरॉक्स कराओ जेरॉक्स करा लेना, जैसी मर्जी तुम्हारी वो करा लेना, ठीक है। यहाँ पर है नेक्स्ट, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हाई, अरे ये तो बताया अभी मैंने कि वो देखो क्वेश्चन है, ये सारे PYQs हैं, ठीक है। ये जो होता है परफेक्टली फिट हो जाता है कहाँ पे, इट इज परफेक्टली फिट ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स, इट इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स are perfectly fit in crystal lattice, ये रीजन है, खत्म। क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट हो जाता है ड्यू टू पैरासिमेट्री, इस वजह से इसकी सबसे ज्यादा होती है ऑर्थो एंड मेटा से, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक ठाक से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, इसको मैं थोड़ा सा जो है ना, ये बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर ले रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एंड इस वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, चलो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट भी तुम्हारा नीचे आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुम लोगों को ये बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। देखो, न्यूक्लियोफिल क्या होता है? न्यूक्लियोफिल क्या होता है? द स्पीसीज विच लव्स न्यूक्लियस, मतलब पॉजिटिव चार्ज को जो पसंद करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिल नेगेटिव है, ये इसने अटैक किया CH3 पे और यहाँ पे से X बाहर, तो ये बना प्रोडक्ट न्यूक्लियोफिल लग गया। अब देखो, ये जो चीज थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सप्लेन करना है मुझे, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि न्यूक्लियोफिल जो है वो अटैक करेगा इस पे और X निकल जाएगा। दिस X विल नोन एज लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज को हम लोग न्यूक्लियोफिल कहते हैं। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग। ठीक है, in this reaction, substitution reaction is initiated by a nucleophile. It is called as NSR. NSR मतलब nucleophilic substitution reaction. Two different mechanism can be explained by above reaction. एक होता है SN2, एक होता है SN1. We will discuss about that. SN2 क्या होता है? Biomolecular nucleophilic substitution. Biomolecular nucleophilic substitution मतलब जिसमें जो तुम्हारा रेट है वो दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा। मतलब जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, वो 2 होगी, क्योंकि बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक रिएक्शन को इन्होंने हमें समझाया है, एक रिएक्शन लेकर के, इसको मैं थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता हूँ। चलो डन। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर कंसीडर रिएक्शन, OH नेगेटिव जो है वो CH पे अटैक करेगा और ये OCH3 बन जाएगा और ये सील बार। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूक्लियोफिल जो है वो पीछे से आकर के कार्बन पे अटैक करता है और आगे से क्लोरीन जो है वो निकल जाता है। फिर से बता रहा हूँ, ये जो OH है न्यूक्लियोफिल, वो आकर के इस कार्बन पे अटैक करता है और ये क्लोरीन निकल जाता है। होता क्यों है, मैकेनिज्म देखो। OH नेगेटिव अटैक करता है CH3 पे, Cl नेगेटिव पे, और ये Cl नेगेटिव बाहर और CH3 पे OH अटैच हो जाता है। ठीक है, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। OH आया, कार्बन पे अटैक किया और क्लोरीन बाहर हो गया। OH आया, कार्बन पे अटैक किया और यहां से ये क्लोरीन बाहर हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इसमें रेट इसका 1 होगा। रेट इसका जो होगा वो ऑर्डर रिएक्टिविटी कितना स्टेप रिएक्शन होगा, 1 स्टेप रिएक्शन होगा। ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। 1 स्टेप रिएक्शन, ऑर्डर 2। ठीक है, यहाँ पे इसमें एक बनता है तुम्हारे पास ट्रांजिशन स्टेट, जो कि ट्रांजिशन स्टेट जो होता है बहुत ही कम टाइम के लिए, 10 की पावर -3 सेकंड्स के लिए ऐसा टाइम के लिए बनता है। मतलब बहुत कम टाइम के लिए बनता है, तुरंत से ही OH आता है, Cl को बाहर करता है, चला जाता है। नो इंटरमीडिएट फॉर्म इन दिस रिएक्शन। ये रहा तुम्हारे पास एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये रहा तुम्हारे पास एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में। इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। रेट को हम लोग ऐसा लिखेंगे, KOH नेगेटिव CH3Cl। रेट न्यूक्लियोफिल पे भी डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो तुम्हारा OH है वो अटैक कर रहा है और जो क्लोरीन है वो निकल जा रहा है। एक ही स्टेप में दोनों चीजें होंगी। तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब एक बात बताओ, क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, OH को आना है और क्लोरीन को निकल जाना है। तो एक बात बताओ, अगर ये रहा अरे भैया, अगर ये रहा तुम्हारे पास कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये भी है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, मतलब CH3, और यहाँ पे हम लोगों ने लगा लिया लेट से Cl, और एक और बनाते हैं, ये रहा C, ये रहा CH3 और यहाँ पर H और यहाँ पर भी H और ये रहा हमारा बेटा क्लोरीन। ठीक है, एक और CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H और यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, सेम रिएक्शन गोज लाइक CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे OH नेगेटिव मतलब कोई न्यूक्लियोफिल है, उस न्यूक्लियोफिल को आकर के इस कार्बन पे अटैक करना था, तो क्या ये इजीली आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग है। हाइड्रोजन तो उतना स्पीशीज होता है ना, बल्कि एलिमेंट तो है नहीं, वो दूर दूर पे। तो इस न्यूक्लियोफिल के पास पूरा चांसेस है वो यहाँ से आ जाए, इधर से आ जाए, कहीं से भी आकर के वो अटैक कर सकता है। मतलब इसमें बहुत ईजिली रिएक्शन हो जाएगी, मतलब मिथाइल में बहुत ईजिली रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ आ जाओ, यहाँ भी न्यूक्लियोफिल आ तो सकता है, लेकिन ये बल्कि ग्रुप है, तो ये वाला एरिया तो
इसने ले रखा है, तो ये यहाँ से आ सकता है या यहाँ से आ सकता है, ठीक है, मतलब इतना ही पॉसिबिलिटी, और तभी ये क्लोरीन निकलेगा। इस ग्रुप में आ जाओ तो अब तुम देख रहे हो ये वाला एरिया भी पैक्ड है इसका, ये वाला भी एरिया पैक्ड है इसका, तो न्यूक्लियोफिल को बहुत मुश्किल है आना, मतलब वो एकदम यहाँ से आ सकता है, वो भी बहुत मुश्किल है उसके लिए, लेकिन यहाँ पे तो वो बिल्कुल ही नहीं आ पाएगा यार, पूरा एरिया ही पैक्ड है, न्यूक्लियोफिल कहाँ से आएगा, है ना, न्यूक्लियोफिल अटैक ही नहीं कर पा रहा है पीछे से, कहीं से भी नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो मतलब एज द बल्की ग्रुप इंक्रीजेस या फिर एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स टर्शियरी कार्बन टर्शियरी अल्काइलाइड, सेकेंडरी अल्काइलाइड, प्राइमरी अल्काइलाइड, जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं, जैसे हम लोग कार्बन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं न्यूक्लियोफिल का अटैकिंग दिक्कत हो रही है, उसमें न्यूक्लियोफिल की अटैकिंग में दिक्कत हो रही है, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफिल की तरफ जो होगा, SN2 की तरफ जो होगा वो ये होगा, क्योंकि इसमें वन स्टेप रिएक्शन आराम से हो जाएगी, वेरएज यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे भी होगी, मतलब बहुत धीरे होगी, रेट बहुत हल्का होगा, बहुत कम रेट होगा, यहाँ पर भी होगी, लेकिन इसमें रेट थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप लगाओगे उतना मुश्किल से न्यूक्लियोफिल आएगा और उतना कम रिएक्टिविटी होगी। तो सही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर प्राइमरी हैलाइड जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, या फिर सेकेंडरी हैलाइड देन टर्शियरी, और मिथाइल तो बेस्ट टेस्ट रिएक्टेड है, मिथाइल तो बेस्ट टेस्ट है, मिथाइल के बाद प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे बहुत हिंड्रेंस कम है, इस वजह से बहुत इजीली रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है, इस वजह से रिएक्शन बहुत मुश्किल से होती है। क्लियर होगा मेरा पॉइंट ये वाला, ठीक है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिफरेंट हैलोजेंस, RI का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, क्यों, वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ, सो वीक टू ब्रेक, सो इजी टू ब्रेक है ना, ये इजी टू ब्रेक है, ये मैंने पहले भी बता रखा, तो अब इसमें बताने का टाइम नहीं। अब आते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। यूनिमोलिकुलर एज द नेम सजेस्ट इट इज SN1। SN1 मैंने टेक्निक बताई थी, यहाँ देखो, यहाँ पर ये SN2 है, क्या है ये, SN2 है, इसमें 2 है, इसलिए इसे समझना कि ये वन स्टेप रिएक्शन होगा, SN2 वन स्टेप रिएक्शन, SN2 वन स्टेप रिएक्शन, SN1 टू स्टेप रिएक्शन, SN1 टू स्टेप रिएक्शन, यहाँ पर 2 स्टेप होगा। पहले स्टेप में क्या होता है, ये ब्रोमीन निकलेगा, यानी कार्बोकैटायन बनाएगा। आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक समवेयर। अच्छा, ये मैंने लिख दिया रिएक्शन, क्या से क्या बनेगा, ठीक है, मतलब यहाँ से एक न्यूक्लियोफिल मिलता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव यहाँ चला जाएगा और NaBr बाहर बन जाएगा, ये यहाँ पे NaBr बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे से तो Br निकला है, Na तो अगले स्टेप में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, दूसरे स्टेप में उस कार्बोकैटायन पे OH अटैक करता है। अब देखो ये सामने से अटैक कर रहा है, ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन है, तो रेट जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, जितना अच्छा अल्काइल हैलाइड बनेगा उतना ज्यादा रेट होगा, तो यहाँ पे रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे अच्छा कार्बोकैटायन कौन सा होगा, टर्शियरी वाला, देन सेकेंडरी वाला, देन प्राइमरी वाला, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी, तो सबसे अच्छा ये रिएक्टिव, देन ये, है ना। तो यहाँ पे मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात हमें पता है, ये 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, तो 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा, मिथाइल तो यहाँ पे सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो होता है, देखो जब ये कार्बोकैटायन बनेगा, तो इसको देने वाले ग्रुप जो इसको स्टेबलाइज करेंगे वो 3 है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो कौन इसको स्टेबलाइज करेगा, कोई नहीं। सबसे ज्यादा स्टेबल ये, तो सबसे अच्छा स्टेबिलिटी वाला प्रोडक्ट, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट ये बनाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब आ जाओ आगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी RI की, RBr की, RCl की, ये तो हमेशा सेम रहेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो SN1 और SN2 की, SN2 रिएक्शन गिव्स इन्वर्टेड प्रोडक्ट, याद रखना। SN2 में देखा तुमने OH जो है आगे, सॉरी Cl जो है वो आगे लगा था, लेकिन जो प्रोडक्ट बना उसमें OH पीछे लगा हुआ है, Cl जो है वो आगे लगा था। देखो कहाँ चला गया SN2, या यहाँ देखो Cl जो है वो आगे लगा हुआ था, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसमें OH पीछे लगा हुआ, तो ये इन्वर्ट हो गया ना, तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट कर जाती है, किसमें, SN2 में। तो यहाँ मैंने लिख दिया है SN2 में होता है इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, और SN1 जो होता है वो रेसिमिक मिक्सचर देगा। अभी रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो अब थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म में क्या हुआ था, जब ये OH अटैक कर रहा था, ये ब्रोमीन साइड निकल रहा था, ये पीछे आके अटैक करेगा, OH attacks on the opposite side of the carbon bromide bond, so inversion of configuration happens, ठीक। SN1 की मैकेनिज्म देखो, SN1 में क्या हो रहा है, SN1 में ये ब्रोमीन पहले निकलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बोकैटायन बना। अब इस कार्बोकैटायन पे OH यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों बनता है, और जब इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों 50-50% में बनेगा उसको कहोगे रेसिमिक मिक्सचर। आते हैं थोड़े में। नाउ OH कैन अटैक फ्रॉम एनी साइड, आइदर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड।
ठीक है। तो OH के पास दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं अटैक करने के लिए, इसलिए हमने उसे प्लस माइनस ब्यूट टू ऑल कहते हैं, और ये होता है रैसिमिक मिक्सचर। आगे मैंने डेफिनेशन लिखवाई भी है रैसिमिक मिक्सचर के बारे में। अगर मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा रैसिमिक मिक्सचर तो भाई लोगों मैंने क्वेश्चन में करा दिया होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये हमारा SN1 SN2 था। SN1 रिएक्शन सिंपल होती है, स्टेप होता है 2, कार्बोकैटायन बनता है, दूसरे में लिविंग ग्रुप अटैक न्यूक्लियोफिल अटैक करता है, ठीक है। पहला SN2 जो होता है वो होता तो उसका ऑर्डर जो है वो 2, लेकिन उसमें रिएक्शन के रेट जो होते हैं वो 1 होता है, मतलब एक स्टेप का रिएक्शन होता है, एक ही बार में OH आएगा, मतलब न्यूक्लियोफिल आएगा और क्लोरीन को निकालेगा। सिंपल सी बात इतनी सी याद रखना कि यहाँ पर जो होता है इन्वर्ट कर जाता है, प्रोडक्ट जो इन्वर्जन हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ तुम्हारा कि SN2 में इन्वर्जन होता है, SN1 में जो कि 2 स्टेप होता है, वहां पे रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है, क्योंकि OH जो है वो किधर भी लग सकता है, आगे से भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है, ठीक है। तो वहां पे इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों पॉसिबल है। रिटेंशन मतलब होता है अपने स्ट्रक्चर को वैसा ही रखा, और इन्वर्जन मतलब होता है पलट जाना, जो कि SN2 में हुआ था, ठीक है। इस वजह से बस ये याद रखना, इसमें यही पूछते हैं कि SN1 SN2 और रेट ऑफ रिएक्शन तो तुम्हें बता दिया मैंने। रेट ऑफ रिएक्शन किस में होता है, देखो SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है, SN1 में 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन ये, ठीक है। तो जहां पर भी तुम्हारा 3 डिग्री बन रहा होगा वहां पे सबसे ज्यादा रेट होगा किसमें, SN1 में, और SN2 में इसका जस्ट अपोजिट, ठीक। एलिमिनेशन रिएक्शन देखो, हेलो एल्कीन्स विद बीटा हाइड्रोजन एटम। हेलो एल्केन में बीटा, यहाँ पे याद रखना भाई मेरे ये अल्कोहलिक KOH लिया, एक्वस KOH लोगे, एक्वस मैं बता दे रहा हूँ ये बहुत बार आता है, एक्वस KOH लोगे तो ये सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, Ka पॉजिटिव OH नेगेटिव न्यूक्लियोफिल बनेगा और अटैक करेगा कार्बन में और बनाएगा दूसरा प्रोडक्ट। लेकिन अल्कोहलिक लोगे तो यहाँ पे होता है क्या है, अल्कीन फॉर्मेशन, यहाँ पे वो क्या कराता है, अल्कीन बनाता है। अल्कोहलिक, एक्वस वाला क्या करेगा, सब्सटीट्यूशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं। जैसे ये तुम्हारे पास है, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन हैलोजन हटेगा और एक हाइड्रोजन हटेगा, इसकी वजह से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखो आया। अब एलिमिनेशन यहाँ पे सेट्जेफ रूल होता है, सेट्जेफ रूल यहाँ मैं बता दे रहा हूँ सेट्जेफ रूल क्या होता है। देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जब बनेगा ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जब बनेगा उसे सेट्जेफ रूल कहोगे। जैसे CH3 CH2 CH, यहाँ पर भी CH2 है, CH यहाँ पे मैंने देखो ये H1 ले लिया, ये H2 ले लिया, मैंने बोला कि अगर मैं इस H को हटाऊं और इस H को हटाऊं दोनों में से किसी को भेजा सकता हूँ, लेकिन जब मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन लगेगा, यहाँ पे आएगा तो वो सिंगल वाला लगेगा, देखो यहाँ पे। जैसे एलिमिनेशन ऑफ H2 एंड Br, ये H2 वो वाला नहीं भाई मैंने, ये 2 वाला है, ये वाला H हटेगा और ये वाला Br हटेगा तो ये बॉन्ड बनेगा, ये वाला H हटेगा और ये वाला Br हटेगा तो ये वाला बॉन्ड बनेगा, विच इज माइनर, इसे हम कहते हैं माइनर। ये होता है सेट्जेफ रूल, सेट्जेफ रूल या जेडसेफ रूल, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जब भी मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाओगे उसे तुम कहोगे कि भाई ये मेजर प्रोडक्ट है। मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब देखो ये डबल बॉन्ड जो है वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा कार्बन से घिरा हुआ होगा या मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, ठीक है। चलो रिएक्शन विद मेटल RBr Mg के साथ, यहाँ पे होता है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है ये, एक तरीके से तुम देख सकते हो क्या है ये, यहाँ पे मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है जी। रिएक्शन विद मेटल, जब तुमने रिएक्शन कराया Mg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, ये RMgX बना विच इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। देखो RMgX जो होता है वो वाटर में, ये क्वेश्चन आता है कि RMgX वाटर में क्या करता है, तो देखो ना RMgX को जैसे ही वाटर में डालोगे तो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, देख रहे हो, H2 में डाला H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव जो है वो उसके साथ अटैक हो जाएगा, RH बन जाएगा और MgX और वो बन जाएगा, ठीक है, MgX OH ये बन जाएगा, ठीक है। अब नाउ इफ वी हैव RX प्लस Na और RX, तो हम क्या करेंगे, ये X हट जाएगा, ये RX, ठीक है। Which would undergo SN2 reaction faster in the following pair, हमारे पास ये दोनों है, हमें पता है कि जो CH3 CH2 और I है इसका बॉन्ड ज्यादा बड़ा है तो ये आसानी से टूट जाएगा और ये आसानी से निकल जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप जो होगा वही होगा। मैंने इसमें आंसर नहीं लिखा है भाई, मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर सिर्फ यही है कि CH3 CH2 और जो I है इसका बॉन्ड ज्यादा बड़ा है और ये इजीली ब्रेक करके बाहर हो जाएगा, वेराज Br जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, वो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आउट ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन 2 bromomethyl butane 1 bromopentane which compound is most reactive towards elimination reaction। elimination reaction में भी हमें पता है क्या बनाना है, सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। देखो भाई अगर यहाँ से ब्रोमीन निकालोगे और यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। यहाँ से ब्रोमीन निकालोगे और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पे तो बन जाएगा अच्छा वाला, तो हमें लगता है ये इसका आंसर होगा बी वाला। इसका आंसर क्या होगा, बी वाला। क्यों होगा इसका आंसर बी वाला, क्योंकि देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे अगर तुम ब्रोमीन को हटाओ तो यहाँ तुम्हें दिख रहा है ये पॉजिटिव और ये स्टेबल है इन तीनों कार्बन से, मतलब 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री का, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये होगा। यहाँ पे से ब्रोमीन को हटा दो और यहाँ से एक HCl को हटा दो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द ब्रोमीन जो हटा वो क्या बनाया,
एक कार्बोकेटायन जो कि क्या है तुम्हारा, जो कि तुम्हारा टर्शियरी कार्बोकेटायन है। ठीक है जी, आगे पेंसिल हो गई डिस्चार्ज, तो हम लोग वीडियो को ऑलमोस्ट कर रहे हैं ओवर। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बता दिया। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ हेलोरीन पे। रिएक्शन ऑफ हेलोरीन में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लिए, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस भी लूंगा तो ऑब्वियसली करेंगे। क्या मतलब है, एनएसआर की तरफ जो होता है वो तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अराइलाइड नहीं देता है। उसका रीजन भी बहुत बड़ा है। पहला रीजन होता है फिनाइल कैटायन इज अनस्टेबल। जैसे ही यहां से हटेगा ये पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, ये वापस क्लोरीन से रिएक्ट करके वापस ही कंपाउंड में लेगा, हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। रेजोनेंस इफेक्ट, ये जो क्लोरीन है ऑलरेडी रेजोनेंस में भाई, तो ये इस वजह से भी जो दूसरा OH है वो आ ही नहीं सकता, वो आकर के अटैक नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। और तीसरी चीज बताऊं, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन, क्योंकि क्लोरीन भी नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, और OH भी नेगेटिवली चार्ज है, इन दोनों में रिपल्शन होगा, ये कभी नहीं आ पाएगा। तो तुम्हें 3-4 रीजंस याद रखने, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन मैं लिया नहीं है, आगे ले लूंगा, आगे है एक क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले समझो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है, क्योंकि हमारा जो अराइल हैलाइड है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब होता है इलेक्ट्रोफिल्स आकर के सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। हैलोजेंस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। देखो जैसे ये हैलोजन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है, यहाँ पर एक बार नेगेटिव चार्ज आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, मतलब ये ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा जो डायरेक्टिंग होगा वो कौन सा होगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, जैसे हैलोजनेशन अगर करोगे तो कहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, देखो है ना। अगर नाइट्रेशन करोगे तो N2 यहाँ पर देखो, है ना, इनका नाम याद रखना। सल्फोनेशन बताया था मैंने, सल्फोनेशन में क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO से फोल्ड हो गए, तो एक बार यहाँ पर ये देखो और एक बार यहाँ पे। ठीक है, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन होता है और असाइलेशन होता है। अल्काइलेशन रिएक्शन क्या होती है, अल्काइलेशन रिएक्शन हम जब कहते हैं, वही लग जा थोड़ा चार्ज हो जा, अल्काइलेशन रिएक्शन हम जब कहते हैं जब अल्काइल ग्रुप ऐड होता है, मतलब CH3 ग्रुप का एडिशन होगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में जो हमारे पास है, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन बेंजीन, ये देखो अल्काइल ग्रुप ऐड हुआ, मेजर वाला हमेशा पैरा वाला होगा क्योंकि वो क्रिस्टल में फिक्स हो जाता है, अच्छे से ये बता रखा है मैंने। और अल्काइल असाइलेशन मतलब क्या होता है, असाइलेशन C डबल बॉन्ड O और CH3 वाला, देखो ये टूटा, ये होता है एसिड ये होता है एसिड क्लोराइड। ठीक है, जैसे वैसे यहाँ पे ये तुम्हारा CH3 और ये आ जाएगा यहाँ, और ये Cl बाहर निकल जाएगा, किसके साथ, HCl बना लेगा बाहर निकल करके। ये भी तुम्हारा पैरा वाला स्टेबल होगा, मेजर वाला नहीं, माइनर वाला नहीं। रिएक्शन विद मेथल के बारे में अगर हम बात करें तो फिटिक रिएक्शन और ओट्स फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, फिट हो जाएगी चीजें, फिट हो जाएंगी, मतलब दोनों की दोनों बेंजीन रिंग फिट हो जाएंगी साथ में, ये हो गई फिटिक रिएक्शन। और ओट्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता होगा, देखो ओट्स फिटिक रिएक्शन में एक अल्काइल हाइड ग्रुप जो है वो फिक्स हो रहा होगा बेंजीन रिंग के साथ में। ये एक एग्जांपल है, देखो यहाँ से ब्रोमीन हटेगा, यहाँ से यहाँ चाहिए, तो ये तो फिर इस वाले रिएक्शन का, ओट्स फिटिक रिएक्शन का, किसका है, ओट्स फिटिक रिएक्शन का। तो ओट्स फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, CH3 आकर के यहाँ लग जाएगा, ओट्स फिटिक रिएक्शन यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ओट्स फिटिक रिएक्शन। भाई मेरा नेमिंग रिएक्शन प्लीज याद रखिएगा, नेमिंग रिएक्शन का एक अलग से मैं लेक्चर लूंगा ऑब्वियसली। ये हो गया, देखो यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा SN2 में पहले जाएगा और कौन सा कायरल है। कायरल तुम्हें पता होता है भाई, जब कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होगी तो हम उसे कायरल कहते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो ये जो कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ कोई दूसरा ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, मतलब ये CH2 CH3 है और यहाँ पे सिर्फ CH3 है, तो हाँ ये कायरल कंपाउंड है। और अगर हम बात करें SN2 क्या होता है, वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन में ये फास्टर जाएगा, है ना। वन स्टेप रिएक्शन में कौन सा फास्टर जाएगा, जिसमें भीड़ भक्कड़ कम हो, है ना, वन स्टेप रिएक्शन है तो ये वाला जाएगा। ठीक है, अब SN1 SN2 में ये पूछ रहा है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन और एसिमिक मिक्सचर, आए हाय इन्वर्जन ऑफ SN2 ये रहा और ये SN1 मतलब 2 स्टेप रिएक्शन, उसमें ही रेसिमाइजेशन हो सकता है। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन दिया रखा है भाई, यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन दिया रखा है, ये तुम्हारा वही वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे Br है AgCN, तो ये तो बन जाएगा CH3 CH2 CN, ये हो गया तुम्हारा आंसर। और यहाँ पे ड्राई ईथर Na के साथ दिया हो तो क्या करोगे, कपलिंग हो जाएगी सर, कपलिंग हो जाएगी, दैट्स इट। तो ये हमारा पूरा का पूरा लेक्चर है किसका, हेलोइकिन हेलोरीन का। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर दो। पूरे फुल लेंथ हम लोगों ने 1 घंटे में पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया है विद क्वेश्चंस। और ये जो सारे क्वेश्चंस तुम सोच रहे हो सर ने जो भी स्किप किए वो सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे प्रॉपर्ली सॉल्व हुए हमारे जो सवाल सीरीज है उसमें। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सवाल सीरीज में हमेशा डाला है, तो वहाँ पे 30 क्वेश्चंस होंगे, उनमें होपफुली ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो। टाटा बाय बाय।